good. So today we are going to discuss lecture number 4 part B. So today lecture is actually regarding nucleic acid quantifications, means how we can quantify, how we can find the exact quantity of extracted DNA. As in previous lecture we discussed means how we can extract the DNA. So in this lecture we will discuss how we can quantify कि जो हमने जितना न्यूक्लिक एसिड डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है हम उसको क्वांटिफाई, उसकी क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमने कितना डीएनए, कितने माइक्रोलीटर डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, क्या उसकी क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है। तो ये आज हम स्टडी करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम न्यूक्लिक एसिड या जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है तो उन मेथड से हम उसकी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम वो तमाम मेथड्स का भी जिक्र करेंगे। सो लेट सी, न्यूक्लिक एसिड्स आर क्वांटिफाइड टू चेक द कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी ऑफ डीएनए और आरएनए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मिक्सचर। अच्छा, सॉल्यूशन मिक्सचर का मतलब है कि जब हमने फाइनल वॉल्यूम जो है डीएनए का बनाया था कि जब हमने क्या किया कि डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और फाइनल स्टेप में हमने उसमें वाटर ऐड किया हम उसकी डिज़ायर्ड सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में जो हमने वाटर ऐड की है, डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया है, तो उसमें डीएनए की क्वांटिटी कितनी है उसको डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली आरएनए है या डीएनए है या जो भी न्यूक्लिक एसिड्स हम आइसोलेट करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फॉर द यूज इन फर्दर एप्लीकेशन लाइक पीसीआर, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एट्सेट्रा। एक्चुअली इस डीएनए जो हम क्वांटिफाई करते हैं इसका पर्पस ये भी होता है कि हम उसकी क्वांटिटी फाइंड करें। क्वांटिटी के अलावा फिर क्वालिटी भी उसकी फाइंड की जाती है कि क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आएगी हमारे पास डीएनए की तो इसका मतलब है हमारे पास चांसेस हैं कि उतना ही क्वालिटी वाला डीएनए मौजूद होगा। मींस डीएनए डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, डैमेज डीएनए नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अलावा क्यों करते हैं डीएनए की क्वांटिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी मालूम क्यों करते हैं? एक्चुअली वी नीड टू गो फॉर द पीसीआर और फिर इसके अलावा हमने आगे जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग या जो जीन्स हमने स्टडी करनी है उनकी सीक्वेंसिंग करनी होती है। तो सीक्वेंसिंग करने के लिए हमें पहले ये जो होता है कि हमें अगर डीएनए को क्वांटिफाई करना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ती है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गो फॉर पीसीआर। सो क्योंकि पीसीआर में हम उस डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, तो अगर हमें उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मालूम है तो देन वी विल बी एबल टू गो फॉर द पीसीआर ऑफ द डीएनए एट ईज। सो दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डीएनए क्वांटिफिकेशन। Okay, what are the methods? Means what are the important methods which we can opt for DNA quantification? So I will discuss all those methods one by one. First one, gel electrophoresis. Means by using gel electrophoresis you can also quantify the DNA. How you can quantify the DNA by using gel electrophoresis? Actually in this process you people need to run the DNA bands कि जो आपने डीएनए आइसोलेट किया है और एक आपके पास स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है। तो आप पहले क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डीएनए है जिसकी क्वांटिटी नॉन क्वांटिटी है, द डीएनए ऑफ नॉन क्वांटिटी इज़ फर्स्ट इंसर्टेड अपॉन द जेल और इज़ रन अपॉन द जेल कि हम जो नॉन डीएनए है उसकी जो नॉन क्वांटिटी है उसको जेल पे रन करते हैं कुछ एक वेल में, और या 2-3 वेल्स हम स्टैंडर्ड वेल्स लेबल कर लेते हैं जेल जब बनाते हैं। फिर बाकी एक हम क्या करते हैं कि एक डीएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है जिसको हम क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड डीएनए जो पहले से नॉन क्वांटिटी है उसकी और जो जिसकी क्वांटिटी फाइंड करने जो अननोन डीएनए है जिसकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है हम वहाँ पे वो ऐड करते हैं और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बैंड्स कि बैंड्स कितने डेंस हैं, उनकी कितनी इंटेंसिटी है, उस बिहाफ पे फिर हम जो स्टैंडर्ड डीएनए के जो स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जो हमने अननोन क्वांटिटी का जो डीएनए है उसके बैंड्स को कंपेयर किया जाता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द कंपेरिजन ऑफ बैंड्स वी डिटरमाइन मीन्स कि इसकी डीएनए की क्वांटिटी इतनी होगी। तो इसको हम रिलेटिव क्वांटिफिकेशन भी कहते हैं कि आपके पास एक स्टैंडर्ड डीएनए है उसको भी जेल पे रन किया और एक अननोन डीएनए जो आप जिसकी क्वांटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, दोनों को रन करेंगे तो जो दोनों के बैंड्स आएंगे, जो स्टैंडर्ड है उसका एक स्टैंडर्ड बैंड जब आपको अपीयर होगा तो इसका मतलब है उसमें सपोज 50 माइक्रोलीटर डीएनए है, तो जब आप वहाँ पे रन करेंगे जो टेस्ट बैंड है तो टेस्ट बैंड में या अननोन क्वांटिटी वाले डीएनए में उसकी जब आप बैंड देखेंगे तो उसके बैंड का जितनी इंटेंसिटी होगी, जितना वो डेंस होगा,
तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी क्वांटिटी को डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं और उन लेवल्स के भी आप पे बताते हैं कि इसमें 50 माइक्रोलीटर डीएनए है या उससे कम है, या जितनी भी क्वांटिटी हमें उन बैंड्स की कंपैरिजन से या रिलेटिव एस्टिमेशन से पता चलती है. सो दिस इज़ एक्चुअली अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए. अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मेथड है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं, अब आजकल भी इसको अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन ये कि इसमें चांसेस जो होते हैं थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है कि आप स्टैंडर्ड भी रन करें और फिर जो टेस्ट सैंपल है उसको भी रन करें और फिर रिजल्ट्स थोड़ा मैनुअल है एंड इट्स ट्रिकी. दैट्स व्हाई देयर आर वैरायटी ऑफ अदर मेथड्स आल्सो अवेलेबल. दोज इंक्लूड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्री. इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है कि डीएनए का सैंपल लिया, उस डीएनए का जब आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया उसका सैंपल लिया और उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाके उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि हमने फाइंड करनी है, तो जैसे नॉर्मल बाकी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ किया जाता है और उसमें हम एब्जॉर्बेंस देखते हैं कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो गई है, एंड एब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन. सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम फिर डीएनए की क्वांटिफिकेशन करते हैं. तो ये आगे अगली स्लाइड में मैं इसको दोबारा डिटेल में भी बताता हूँ, मैंने मेंशन किया हुआ इसमें कि किस तरह से हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड को करते हैं और कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे. सो सी द और सो वॉच द वीडियो टिल एंड. नेक्स्ट है डाई स्टेनिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो डाई स्टेनिंग डीएनए क्वांटिफिकेशन मेथड है, इट इज़ एक्चुअली यूज्ड इन जो फोरेंसिक मेडिसिन और इन फोरेंसिक टेस्टिंग. जो फोरेंसिक टेस्टिंग है उसमें हम डाई स्टेनिंग मेथड यूज़ करते हैं. अब ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें जब हम डीएनए में से लाइट पास करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, तो सम टाइम चांसेस होते हैं कि डीएनए यूवी लाइट की वजह से थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है. So to overcome that damage, to go for precise DNA quantification, we need to adopt dye staining method. In dye staining method, what actually we do, like जैसे होता है ना कि मैंने कहा कि जो डाई स्टेनिंग मेथड है इट इज़ यूज्ड इन फोरेंसिक साइंसेज. तो आपके पास एक टिश्यू सैंपल है, बायोप्सी है. जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस में बहुत सारे, जैसे उसमें से आप पहले करते हैं उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे वैक्सेशन होती है और फिक्सेशन है, सॉरी फिक्सेशन के बाद फिर वैक्सेशन है, वैक्सेशन के बाद आप फिर माइक्रोटोमी करते हैं उसकी, माइक्रोटोमी के बाद स्लाइड प्रिपरेशन है और स्लाइड प्रिपरेशन के बाद फिर आप जाके उसकी स्टेनिंग करते हैं. तो इस सारे प्रोसेस में बहुत लंबा प्रोसेस है हिस्टोपैथोलॉजी का, और जिसमें ये होता है कि टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं. टिश्यूज़ के अंदर जो सेलुलर डीएनए है वो डीएनए के डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो क्या हम कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करें कि जिससे हम फ़ौरन से डीएनए की क्वांटिटी सेल्स के अंदर फाइंड करें और बाय ओवरकमिंग दिस लॉन्ग हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसेस. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डाई यूज़ की जाती है. अब इस डाई का क्या काम होता है, ये एक्चुअली डाई क्या करती है कि बाइंड हो जाती है न्यूक्लिक एसिड के साथ. अब हम इस डाई का काम क्या है, कैसे वर्क करती है, हम इसको डिस्कस करेंगे. सो इन डाई DNA quantification method we usually use oligo deoxynucleotide probes. Oligo deoxynucleotide probes are actually antibodies. जैसे होता है ना कि हमारी जो सेल्स हैं, सपोज हम कह रहे हैं एपिथेलियल सेल्स हैं या फिर हमारे ब्लड सेल्स हैं या फिर हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं जिनसे टिश्यूज़ बनते हैं, तो उन सेल्स की सरफेस प्रोटीन्स होती हैं. वो सेल्स किसी प्रोटीन से बने होते हैं, उनके पे सरफेस प्रोटीन्स होती हैं और वो सरफेस प्रोटीन एंटीजेनिक भी एक्ट कर सकती हैं और वो उन पे स्पेसिफिक एंटीजेंस मौजूद होते हैं, या वो जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन स्पेसिफिक जीन्स उनको प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर हम उन जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं, अगर हम उनकी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को फाइंड कर लें, उन प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस हैं, जीन्स हैं उनके, मीन्स उन प्रोटीन के अगेंस्ट अगर हम उनकी एंटीजेनिसिटी देखें तो जाहिर बात है वो प्रोटीन्स कुछ एंटीजेनिक इन नेचर भी होती हैं, तो उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड होती है. तो अगर हमारे पास जो प्रोब है या जो डाई है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी मौजूद हो, हम डिज़ाइन कर लें आर्टिफिशली, तो वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन एंटीबॉडी क्या करेगी कि उन सेलुलर जो प्रोटीन्स हैं, ये सेलुलर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके साथ बाइंड हो जाएंगी. जब उनके साथ बाइंड होंगी तो हमारे पास फ़ायदा क्या होगा उसकी कि हम उस बाइंडिंग के बिहाफ पे फाइंड कर सकेंगे कि ये फलान टाइप का सेल है, क्योंकि एंटीबॉडी नॉन एंटीबॉडी है. तो अननोन सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अननोन सेल्स में जो डीएनए है, एक्चुअली दैट डीएनए कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड ऑन द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिकली डिजाइंड एंटीबॉडीज.
और इस मेथड में वो एंटीबॉडीज़, क्योंकि वो जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं वो सेलुलर प्रोटीन्स एंटीजेनिक इन नेचर है और वो स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक जीन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से हम जीन्स को लोकेट कर सकते हैं. सो इट्स आल्सो अ लेंथी प्रोसेस बट इट्स मोर एफिशिएंट एंड स्पेसिफिक मेथड ऑफ डीएनए क्वांटिफिकेशन. So in this method we usually use oligodeoxynucleotide probes और ribo probes और picogreen dye. So ये कुछ probes हैं या इनको आप एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं. तो ये डाइज या एंटीबॉडीज यूज़ की जाती हैं और इससे भी हम जो सेलुलर डीएनए उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. So this is another process and it's also a specific process and very good process for utilization or for its use in हिस्टोपैथोलॉजिकल एवेलुएशंस के या फोरेंसिक मेडिसन्स. तो फोरेंसिक मेडिसन में या फोरेंसिक टेस्टिंग में अगर आपने डीएनए की क्वांटिटी फाइंड करनी है तो यू कैन प्रेफर दिस मेथड. Further is slot blood hybridization method. Slot blood hybridization method is also another method in which we usually determine or find human DNA sample identification. अब आपके पास एक unknown DNA है, सपोज एक अननोन डीएनए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस. सो इन केस ऑफ अननोन डीएनए यू पीपल यूज स्लॉट हाइब्रिडाइजेशन मेथड. इन स्लॉट हाइब्रिडाइजेशन मेथड यू हैव अ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. अपॉन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यू पीपल ऐड द अननोन डीएनए. नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे अननोन डीएनए आपने ऐड करना है और उस डीएनए के ऊपर जब ऐड करने के बाद कुछ देर फिर आपने बफर्स वगैरह ऐड करनी है और बफर्स वगैरह ऐड करने के बाद आपका जो अगला स्टेप है उस स्टेप पे हमने क्या करना है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें भी हम ओलिगो या डीएनटीपीज कहते हैं जिन्हें हम, तो डीएनटीपीज स्पेसिफिक डीएनटीपीज ऐड करते हैं हम और वो डीएनटीपीज जो अननोन डीएनए है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं. जब उसके साथ बाइंड होते हैं, क्योंकि जो डीएनटीपीज हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे बाइंड होते हैं और फिर हम क्या करते हैं जब वो बाइंड होते हैं तो वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है कि वहाँ पे न्यू बैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. वो जो न्यू बैंड्स बनते हैं हम उन बैंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग डेंसिटोमीटर. सो डेंसिटोमीटर को यूज़ किया जाता है और फिर उसी तरह से वो जो न्यूली फॉर्म बैंड हैं उनको रिट्रीव किया, तो उनकी बेस पे हम लोगों के पास पिक्चर्स आती हैं, वो मतलब उनकी हम प्रॉपर पिक्चर स्कैनिंग करते हैं. डेंसिटोमीटर से स्कैनिंग होती है और वो जो पिक्चर्स आती हैं जो मेगापिक्सल्स, पिक्चर्स को फर्दर रीड किया जाता है और उन पिक्चर्स को रीड करके मैच किया जाता है जो ऑलरेडी अवेलेबल डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं कि आपके पास डेटाबेस है और उसमें से आप फिर उस डीएनए के सीक्वेंस जो अननोन डीएनए सीक्वेंस सैंपल सीक्वेंसेस हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज़ आल्सो अ ट्रिकी मेथड एंड इट्स आल्सो यूज्ड इन forensic medicine and in case of unknown DNA samples. So this is a tricky one for somehow. Okay, the next one or final one method which we usually use for the quantification of DNA is Taqman real-time PCR. So there are two types of PCRs. The first one is known as qualitative PCR and another type of PCR is known as quantitative PCR. In real-time PCR, actually what we do in real-time PCR, we first isolate the DNA samples and after the isolation of DNA sample we design specific primers and the specific primers in accordance to the DNA samples are added and intermixed and then we usually prepare a master mix solution. Master mix solution is actually a buffer kind of solution which facilitates the process of DNA amplification. सो इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए लिया और फिर सी डीएनए बनाते हैं हम और फिर प्राइमर्स ऐड करते हैं और प्राइमर्स ऐड करने के बाद जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जिनको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो जो ही स्पेसिफिक प्राइमर्स ऐड करते हैं तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से बाइंड करते हैं और वहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस की और हमारे पास जो नेट डीएनए वो क्वान्टिफाई होके आ जाते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट क्वान्टिटी भी फाइंड कर सकते हैं. So these are actually some methods which are used for the quantification of DNA in different situations. अच्छा, इन सब मेथड्स में से कौन सा ऐसा मेथड है जो कॉमनली रूटीन में हम अडॉप्ट कर सकते हैं which is easy for us to use? So that method includes UV spectroscopy method. तो UV spectroscopy method जो है वो बहुत कन्वीनियंट है और आजकल लैब में रूटीन लैब में यूज़ किया जाता है. ओके, सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए कॉन्सेंट्रेशन. तो हम इस मेथड यूवी जो डीएनए डिटेक्शन मेथड है या क्वांटिफिकेशन मेथड है इसको हम डिस्कस करेंगे. सो सी ओवर हियर, dilute 1.5 microliter of DNA to 1500 microliter with distilled deionized water.
हम क्या करते हैं कि शुरू में जब डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हम उसमें क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर ऐड करके उसका 1.5 माइक्रोलीटर तक सस्पेंशन बना लेते हैं। अब ये जो स्टोर डीएनए, अब हमने इसमें क्या करना है, एक्चुअली 1500 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर ऐड करना है। जब 1500 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्टेड डीएनए में हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जस्ट हम उसका जो सस्पेंशन है बना रहे हैं। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि रीड द एब्जॉर्बेंस एट 230, 260 एंड 218। अब आपने क्या करना है कि क्यूवेट लेनी है, और क्यूवेट लेने के बाद उस क्यूवेट में आपने ये वाला जो डीएनए है जिसमें आपने डिस्टिल वाटर ऐड किया है 1500 माइक्रोलीटर, अब ये वाली क्यूवेट जिसमें डीएनए और 1500 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर मौजूद है, इसको मिक्स करने के बाद आपने ये क्यूवेट प्लेस कर देनी है जाके अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसको प्लेस करेंगे तो आपने क्या करना है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो आपने सेलेक्ट करनी है 230, और फिर 230 से लेकर 260 और 280, ये 3 वेवलेंथ्स पे आपने रीडिंग्स लेनी है, राइट। आपने रीडिंग्स ले ली लाइट की, अब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है कि द रेशियो ऑफ A260 एंड A280 की जो दो आपने रीडिंग्स ली हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपने A230 वेवलेंथ पे भी रीडिंग ली और A260 पे भी ली, और फिर A2 मतलब A का मतलब है एब्जॉर्बेंस है, तो लाइट की वेवलेंथ 230, लेमडा है आपके पास 260 और 280। इन तीनों वेवलेंथ्स पे जब आपने रीडिंग्स ले ली तो फिर क्या करना है कि दो रीडिंग्स की आपने रेशियो ले लेनी है। A260 डिवाइडेड बाई A280, इन दोनों जो लाइट की वेवलेंथ्स हैं इन पे जो आपके पास एब्जॉर्बेंस आई है वो वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, रेशियो ले लेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना प्योर डीएनए आपने आइसोलेट किया हुआ है। तो प्योरिटी ऑफ डीएनए कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट the absorbance of light or the absorbance of light at two different wavelengths। तो दो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे आप लाइट की एब्जॉर्बेंस देखते हैं और इससे आप डीएनए की प्योरिटी या क्वांटिफिकेशन मालूम करते हैं। द स्टैंडर्ड वैल्यू अराउंड 1.8% प्योरिटी ऑफ द डीएनए, कि आप क्या करते हैं कि जब दो वेवलेंथ पे आपने रीडिंग्स ली और उनको डिवाइड करेंगे, उनकी रेशियो लेंगे, तो आपके पास 1.8 की रेंज में वैल्यू आएगी, या 1.8 या 1.9, 1.10। अगर 1.8 की रेंज में आती है तो उसका मतलब है आपका 100% प्योर डीएनए आपने आइसोलेट किया हुआ है। अगर 1.5 या 6 या 1 से नीचे की रेंज में आती है तो उसका मतलब है आपका डीएनए इम्प्योर है। अगर 1 से नीचे की रेंज में आ रही है या 1.5 से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो डीएनए है उसमें कोई प्रोटीन की कॉन्टेमिनेशन है, या फिर उसमें कोई फिनॉल वगैरह की कॉन्टेमिनेशन हो सकती है। सो द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड ऑफ DNA determination is the most promising one method for the estimation or for the calculation of or for the quantification of the DNA। कंक्लूजन। सो इस सारे लेक्चर का जो हमने डिस्कस किया था पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में हमने एक्चुअली देखा कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द डीएनए, व्हाट आर द मेथड्स, बाय ऑप्टिंग दोज मेथड्स वी कैन एक्सट्रैक्ट डीएनए। फिर हमने कहा कि क्या स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को डिस्कस किया, और प्रोसीजर को डिस्कस करने के बाद फिर हमने ये देखा कि जो लिमिटेशंस हैं वो हमने देखी। फिर हमने कहा कि जो डीएनए की क्वांटिफिकेशन है वो कैसे कर सकते हैं, जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। सो क्वांटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने कहा कि डीएनए की क्वांटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 4 से 5 मेथड्स हैं, जैसे हमने ये वाले डिस्कस किए हैं। दीज वर द मेथड्स हियर आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। Again here 2 and 2 5 methods. There were 5 methods for the DNA extraction we discussed, and then we discussed the most important one which is commonly used in routine lab, so spectrophotometric determination of DNA concentration। so इससे हम DNA की quantity find कर सकते हैं। so that was all regarding today lecture, so stay tuned, we will move for the next lecture very soon। if you have any question, post your question in comment।